जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 98। आज के लेक्चर में हमारा लास्ट चैप्टर होगा और तरतीब के नंबरिंग के लिहाज से हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 को एंड पे क्यों रखा, पहले क्यों नहीं पढ़ाया? ये थ्योरेटिकल चैप्टर है सारे का सारा, ठीक है। इसमें चीज़ें जो हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्शन की हद तक हैं, केस स्टडीज़ टेस्टिंग इसमें नहीं है। हाँ जी, तो क्योंकि वो जो केस स्टडीज़ जिस चैप्टर में नहीं होती वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो हम स्टार्ट में इसलिए नहीं करवाते कि स्टूडेंट ये ना समझे कि लॉ कोई बोरिंग का चैप्टर। स्टार्ट इसलिए कॉन्टैक्ट एट से करवाते हैं ताकि छोटी छोटी एग्जांपल्स डिस्कस होती रहे लेक्चर में, तो बच्चे का जो यहाँ इंगेज रहे, उसे सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। ये हमारा लीगल सिस्टम से इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1। इसमें 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। आज के लेक्चर में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कुछ स्टूडेंट ने अप्रोच किया हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट सेशन में कि गालबन बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो क्लासेस वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, या इक्का दुक्का शायद कोई रहे। तो वो ये कह रहे थे सर अगर आप ये जो टॉपिक है हमारा, पहली चीज़ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें, थ्योरेटिकल है। दूसरी चीज़ अगर ये इसमें चेंज भी नहीं है प्रीवियस सेशन की निस्बत, तो उनकी रिकमेंडेशन ये थी, मशवरा ये था कि आप जो बाकी 2-3 लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड प्रीवियस सेशन के दे दें ताकि हम उन्हें एक ही दफ़ा में कंप्लीट कर लें। कोई 2-2.5 घंटे के मेरा हाल है टोटल ड्यूरेशन बनेगी, लगभग कोई इतनी होगी, कंप्लीट कर लें। तो इससे ये होगा कि हमारा जो दिन है वो 2-3 दिन वो बच जाएंगे, हम उसकी कोई रिवीजन कर सकेंगे, अपनी रिवीजन जो भी प्लान कर सकेंगे फोकस कर। आपका क्या मशवरा है? क्योंकि आप लोगों ने जाहिर है जो फ़ीस पे किया वो तो सारी फ्रेश लेक्चर की है। आप अगर कहेंगे तो फ्रेश लेक्चर आपको प्रोवाइड करना मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन डिसीजन करने से पहले आपको बता दूं 2 चीज़ें। नंबर 1, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट नहीं होता। नंबर 2, सिलेबस चेंज है, और सॉरी सिलेबस चेंज नहीं है, सेम है जो कि प्रीवियस सेशन में था। तो बता दीजिए कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में फ्रेश लेक्चर ही होने चाहिए और कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में ये जो 2-3 हमारे लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड वाले आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर दिए जाएं। पहला, वो स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि फ्रेश लेक्चर्स हों, वो हाथ उठाइए। क्या मतलब, कोई भी नहीं? हाँ, एक, चल शुक्र है, 2 हैं, 2 हैं। अब और कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में आज ही आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो 2-3 लेक्चर्स होंगे मेरा ख्याल में, मैक्सिमम 3 होंगे, और वो 1 घंटे से मेरा ख्याल है कम ही ड्यूरेशन हो, लगभग मिल मिला के 2.5 घंटे के लगभग होंगे। आज वो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाए, हाथ उठाइए ज़रा जो ये चाह। सभी ओके, यानी फिर इसका मतलब है इफेक्टिवली ये आपका आज का लास्ट लेक्चर होगा ऐसे। ओके चलो, अच्छा अहम चीज़ ये नहीं है कि टीचर ने सिलेबस ख़त्म करवा दिया कि नहीं, अहम चीज़ ये है कि आपने तैयारी कर ली। हाँ, तैयारी कर ली तो फिर वाकई बिल्कुल खुश होने की बात है। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं होगी। देखिए, आप लोग जब तैयारी करेंगे ना तो उसमें कोई मसले मसाइल आएंगे, ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो आखिरी महीने में अपना तैयारी का लेवल डबल कर देते हैं। ज़ाहिर है उससे पेपर भी करीब होते हैं, थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा हो जाए, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़ाहिर है पहले की निस्बत थोड़ी ज़्यादा। तो इसका एक हल तो ये हमारी जूम मीटिंग हुआ करेगी वीकली, ठीक है। लास्ट वीक में नहीं हो पाई थी सिलेबस की वजह से, इस वीक में होगी, कल और या परसों आपकी जूम मीटिंग होगी, मैं अनाउंस कर दूँगा, ग्रुप में शेयर कर दूँगा। और दूसरा, हम कोई कोशिश करेंगे फिज़िकल क्लास भी रखें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई केस स्टडी डिफ़िकल्ट लग रही है, आप चाहते हैं पूरी केस स्टडी हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, तो हम उसको भी अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास अगर होगी उसकी अनाउंसमेंट भी मैं ग्रुप में कर दूँगा। तो जब अनाउंसमेंट करूँ आप आपके इश्यूज़ जो भी होंगे आपने नोट करते जाना है, ताकि ऐसी क्लास में जब आप आएँ तो टीचर के साथ उन सारे इश्यूज़ को डिस्कस कर लें। लेकिन पहली कोशिश आपने ये करनी है कि जब कोई मसला आया खुद से समझे उसको, क्योंकि आपने सारे कंसेप्ट जो है वो समझ लिए हुए हैं, हमने पढ़ लिए हुए हैं। आप इस काबिल हैं कि कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन खुद से देखें, समझने की कोशिश करें। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है हमारा जूम मीटिंग वाला। आप जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो वहाँ पूछ लें। फिर उसके बाद तीसरा तरीका यह है कि अगर कोई क्लास हुई, क्योंकि वो मैंने कोई ऐसा अभी प्लान की नहीं हुई, ठीक है, प्लान करूँगा,
लेकिन वो हो सकता है हफ्ते बाद हो सकता है 2 हफ्ते बाद हो, तब तक आपके मसले मसाइल पेंडिंग नहीं होने चाहिए। पहली कोशिश करनी है खुद से उसको समझें, चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प ले सकते हैं, नहीं दूसरा काम क्या करना है फिर आपने, जूम मीटिंग, ठीक है। उसके बाद जब आपको अनाउंसमेंट की जाएगी तो आपके जो इश्यूज होंगे वो फिर आप फिजिकली आके शेयर कर लीजिएगा। डन जी, चलिए जी जी। क्या क्या एक्स स्टूडेंट ने कहा कि एक्स्ट्रा नहीं हो सकता कि आज ही क्लास हो जाए सारी, कोई 3 घंटे की? देखिए उसमें पता क्या होता है, उसमें होता ये है कि हर स्टूडेंट की ना एब्जॉर्ब करने की पावर एक जैसे नहीं होती। अमूमी तौर पे आपने ये देखा है कि जो मूवीज़ होती हैं ना, मूवी उनकी भी ड्यूरेशन 2.5 घंटे की होती है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आप मुसलसल 3 घंटे तक कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद तकरीबन एक इंसान है ना, एक हमारा एक ऑप्टिमम लेवल होता है, कोई लगभग 1.5 घंटे के बाद, अगर आप देखें ना जो गोरे हैं वो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं वो लगभग 1.5 घंटे की होती है क्योंकि इतना ही इंसान का जो इंटरेस्ट है ना किसी एक ऑब्जेक्ट में रह सकता है, लगभग इतना। तो अगर 4 घंटे की क्लास करवा के सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी 1.5-2 घंटे के बाद। आप शायद दूसरे अगर किसी सब्जेक्ट की आपने कोई 4 घंटे की क्लास ली है तो शायद इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया हो कि शुरू के 2 घंटे में प्रोडक्टिविटी आपकी कुछ और होती है, एफिशिएंसी कुछ और, अंडरस्टैंडिंग का लेवल कुछ और होता है, और जो आखिरी 2 घंटे होते हैं उसमें कुछ और होता है, ठीक है। तो वो नहीं, अगर करनी है तो फिर डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है। यहाँ फिर इंशाल्लाह क्वालिटी में फ़र्क नहीं होगा, वो आप बेफिक्र हैं, वो ज़ाहिर है मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा नहीं है कि क्वालिटी की वजह के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ है ऐसा जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर 1 की तरफ, इंट्रोडक्शन लास्ट, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है पूरे कोर्स में, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? इसमें हम स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान में लीगल सिस्टम, लॉ की कितनी टाइप्स हैं और सोर्स ऑफ लॉ क्या है, यानी लॉ कहाँ से आता है, ये जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया गया ये कहाँ से आया, ठीक है, किसने बनाया, ये है सोर्स ऑफ लॉ। डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ पढ़ेंगे और फिर सोर्स ऑफ लॉ पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में यही 2 कंसेप्ट है। फिर उसके बाद अब जो जैसा एग्री हुआ है, आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आप क्या सीखेंगे, आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन जो है इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। वो आप शायद याद हो आपको इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में, वो एक तो होता होगा सवाल होता था कायदे के 14 निकात, और एक हुआ करता था आईने पाकिस्तान की इस्लामी दफात, ये याद है आपको, 1973 के आइन की इस्लामी दफात बयान है। हाँ जी बिल्कुल, ये वही क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है, कितने इसके पार्ट्स हैं और हर पार्ट में किस चीज़ की डिस्कशन हुई है, ये सीखेंगे। ये किसी हद तक बोरिंग है, मतलब इसमें सिर्फ लिस्ट है मतलब प्योर जो रट्टे में भी जो कमाल का रट्टा होता है ना, ये उस स्टाइल में बना हुआ है। आपने पार्ट्स याद करने होंगे और फिर हर पार्ट में 3-4 दफ़ा आपने पढ़ना होगा कि क्या चीज़ डिस्कस हुई है। आई कैप ने इसमें क्वेश्चन की टेस्टिंग कम है लेकिन क्वेश्चन टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये MCQs के लिए अच्छा एक आई कैप का सोर्स है, इसमें से MCQ टेस्टिंग कर सकता है लेकिन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी टेस्ट किया हुआ। फिर है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। लॉ एक ये है कि पाकिस्तान का जो आइन बनना है वो उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज जो सोर्स होगा वो तो जाहिर है कि जो बेसिक सोर्स है वो है शरिया लॉ, ठीक है। यानी पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो उसमें जितने भी लॉज होंगे उनका सोर्स क्या है, कुरान और सुन्नत, ये सोर्स है। लेकिन कुछ मजीद सोर्सेज भी हैं, जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान में जो अक्सर लॉज है ना वो यूके से डिराइव किए गए हैं, क्योंकि पहले गोरे यहाँ पे हुकूमत करते रहे थे तो हम साइकोलॉजिकली उनसे इम्प्रेस्ड हैं। तो जब भी हमें कोई लॉ नया बनाना पड़ता है ना, हम देखते हैं कि गोरों ने अपने मुल्क में उस चीज़ को डील करने के लिए कौन सा कानून बनाया है, उस कानून को हम उठाते हैं, उसमें थोड़ा सा अपने लोकल एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंजेस करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक सोर्स है। फिर कुछ सोर्स है हमारे कस्टम्स, वो डिस्कस करेंगे अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वो तो सोर्सेज ऑफ लॉ है कि लॉ बनाते हुए हमें किन चीज़ों को देखना है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या है,
लॉ बनाते हुए किन चीजों को देखना है। अब लॉ, अब फिर अगला सवाल क्या है, नंबर 1 लॉ बनाएगा कौन, और नंबर 2 लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या होगा। ये 2 सवाल, ये जो आपका पार्ट 2 है बेसिकली इन्हीं 2 सवालों के जवाब दे रहा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 क्या बताएगा आपको, लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी पाकिस्तान में कानून साजी कौन करेगा, वो आपको पता है पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट करेगी, नेशनल असेंबली करेगी, सेनेट करेगी, नेशनल असेंबली सेनेट मिला के इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। कानून बनाएगा कौन, और फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, उसके ऊपर वो प्रोसेस क्या होगा उसको कानून को बनाने का, बनाएगा कौन, कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, बनाते हुए किन चीजों को सामने रखना है, सोर्सेज ऑफ लॉ। भी कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, सोर्स लॉ मतलब बनाते हुए किन चीजों को सामने रखना है, लॉ पाकिस्तान में कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो जब आएगा कंसेप्ट तो आपको साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ, के लॉ किसे कहते हैं और इसके ब्रांचेस या टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला कह रहा है डेफिनेशन, लॉ क्या है, लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। कहता है लॉ क्या है, ये वो रूल्स हैं जो स्टेट ने बनाए, हुकूमत ने बनाए हैं, जो कि हुकूमत ने, रियासत ने बनाए हैं। These rules control action of individual and business। ये किस लिए बनाए गए हैं, ताकि इसे इंडिविजुअल्स और बिजनेस के एक्शंस को कंट्रोल किया जा सके, यानी जो डिजायरेबल चीजें हैं वो उनसे करवाई जाए और जो अनडिजायरेबल चीजें हैं उनसे रोका जाए। ये है बिहेवियर को कंट्रोल करने, उनके एक्शन को कंट्रोल करने का मकसद। वरना तो अगर लॉ ना हो तो हर एक को आजादी हो कि जो पर्सन जो चाहे वो करे। लॉ चेंजेस बेस्ड ऑन लोकेशन एंड ओवर टाइम। याद रखिएगा लॉ जो है ये टाइम टू टाइम, लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता रहता है। हो सकता है पाकिस्तान में एक चीज इलीगल हो, किसी दूसरी कंट्री में इलीगल हो। पाकिस्तान में जुआ इलीगल है, यूएसए में चले जाए वहां पे लीगल है, ठीक है। उसी तरह सम टाइम चीजें लोकेशन के लिहाज से भी चेंज, लॉ लोकेशन के लिहाज से भी चेंज होते हैं, टाइम टू टाइम भी चेंज होते हैं। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले एक चीज इलीगल हो, अब लीगल हो। जैसे कुछ अर्सा पहले जब इकोनॉमिक क्राइसिस था तो जो इंपोर्ट ऑफ कार्स थी, लग्जरी आइटम्स, उन पे बैन कर दिया गया था, गाड़ी इंपोर्ट करना इलीगल था। लेकिन जब हालात बेहतर हुए तो उस बैन को हटा दिया गया। तो लॉ टाइम टू टाइम भी चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है। कोई भी चीज इसमें पक्की नहीं है, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं इसमें, ये बताना चाह रहा है। की पॉइंट्स क्या है, यू मस्ट नो लॉ बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज और डिफेंस। ये तो आपने मुहावरा सुना ही होगा कि अगर आपको चाहे पता है या नहीं, अगर मुझे नहीं पता किसी मुल्क में मनशियात लेके जाना जुर्म है और इस पे सर कलम कर दिया जाता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, और मैं मनशियात ले जाता हूँ, क्या मुझे माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इसलिए लॉ को जानना आपके लिए ज़रूरी है ज़िंदगी में। जाहिर है आप लोग हमारे जो कंट्री का उसका ब्रेन है, टॉप ब्रेन में शामिल हैं, और भी बहुत से टॉप ब्रेन में शामिल है स्टूडेंट, लेकिन आप करीम है सोसाइटी, आप में से अक्सर स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, टॉप पोजीशन पे वर्क करेंगे, कुछ अब्रॉड भी जाएंगे। याद रखें जिस पोजीशन पे काम करना है आपने या जिस मुल्क में जाना है, सबसे पहले उस मुल्क के जो बड़े बड़े लॉज है ना, बेसिक लॉज जो आपको इफेक्ट, सारे नहीं, वो तो वकील एक्सपर्ट होता है, हमने वकील थोड़ी बनना है, लेकिन इतने लॉज जिनसे आपको पता चल जाए कि रेजिडेंट्स को यहाँ रहने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे डील करना चाहिए, इतना ज़रूर पता होना चाहिए। तो जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के जो बुनियादी कानून है, बेसिक, डिटेल नहीं, बेसिक लॉ, उनसे अवेयरनेस ज़रूर हासिल कर ले, वरना ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि इग्नोरेंस की वजह से लोगों का कैरियर ख़राब हो गया। इसी तरह अगर किसी पोजीशन पे देखिए, छोटी मोटी पोजीशन पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होती, लेकिन आप लोग छोटी मोटी पोजीशन के लिए तैयार नहीं किए जा रहे, ठीक है। आप लोगों को कंपनी के अंदर CFO CEO की पोजीशन के लिए तैयार किया और उससे रिलेटेड कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो आपके लिए लॉ जानना ज़्यादा, आपको लॉ इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। कंपनी लॉ आपको किस लिए पढ़ाया गया, बिजनेस किस लिए किया, इसलिए कि आपने प्रैक्टिस करनी है। नहीं, कहाँ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो LLB करनी है तो LLB करना पड़ेगा। आपको लॉ पढ़ाने का मकसद ये नहीं आपने लीगल केसेस हैंडल करने हैं, बल्कि आपको मकसद यह है कि आपको पता चले कि किस पोजीशन पे कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में दो लोग, आप किसी के साथ मिलकर अगर बिजनेस करते हैं, आपके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, दूसरी पार्टी के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है।
आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए तैयार करवाया जा रहा है। तो ब्रांचेस ऑफ लॉ कहता है लॉ की दो ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस, क्या? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ रिलेट करता है जुर्म से, सिविल लॉ रिलेट करता है दो पार्टीज के आपस के डिस्प्यूट से, कि एक पार्टी कह रही है मेरा राइट ये है, दूसरी पार्टी कह रही है मेरा राइट ये है। ठीक है, सिविल लॉ में कुछ गलत तो होता है लेकिन वो जुर्म नहीं होता। देखिए, एक चीज है जुर्म, एक चीज है गलती, एक चीज है गुनाह। ठीक है, अब गुनाह का ताल्लुक है इस्लामिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं। तो हालांकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम होगा वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक होगा। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ में ये बात आप। ठीक है, कि इस्लाम को सामने रखते हुए कानून बनाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कवानीन है कि जिनका इस्लाम से बज़ाहिर हमें कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। जिन्होंने बनाया वो पता नहीं क्या उनके जहन में आई होगी बात, कोई ना कोई आई होगी ताल्लुक। तो हम गुनाह को तो थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। दो चीजें बाकी, एक जुर्म और दूसरा क्या? गलती। अब मुझे ये बताइए, मैंने फर्ज कीजिए इन भाईजान की ठुकाई कर दी। ठीक है, मैं इनका फर्ज करें मैं इनका टीचर नहीं है, मेरे स्टूडेंट नहीं है, इनकी ठुकाई कर दी। आपके ख्याल में क्या इनको खुद मेरे से इंतकाम बदला लेना चाहिए या कि कानून की मदद लेनी चाहिए? कानून की मदद लेनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये मैंने क्या इनको डैमेज, नुकसान पहुंचा के, फिजिकली हार्म करके क्या कोई जुर्म किया है? बिल्कुल जुर्म किया है, मैंने क्राइम किया है। अब ये जो कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे वो होगा क्राइम केस, अंडर क्रिमिनल लॉ केस फाइल करेंगे, अंडर क्रिमिनल लॉ। पाकिस्तान का एक समझ लीजिए एक बुक है, बुक ऑफ लॉ कह ले, ताज़ीरत पाकिस्तान आपने सुना होगा। तो वो जो बुक है पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें लिखा लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से जुर्म है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और सजा कैसे मिलेगी। जुर्म कौन से हैं, उनकी क्या सजा है, क्या जुर्म है, क्या पाकिस्तान पिनल कोड। तो पाकिस्तान पिनल कोड में जिस चीज़ को मना किया गया, अगर मैं कोई भी एक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको नुकसान पहुंचाया, फिजिकली हार्म किया, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को अगवा करता हूँ, मर्डर करता हूँ, चोरी करता हूँ, ये सारे एक्शन जुर्म है, ये अंडर क्रिमिनल लॉ आएंगे। एक तो क्या जुर्म, एक है गलती। गलती क्या है? फर्ज कीजिए कि मैंने इनके साथ कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट किया था, चीजें इनको डिलीवर करने की बजाय मैं साथ वाली दुकान में डिलीवर कर आया गलती से। अब ये भाई पैसे नहीं दे रहे, अब ये चीजें नहीं वापस करे, पैसे भी नहीं दे रहे, कह रहे भैया आपने खुद दे के गए थे, मैं चीजें वापस नहीं करूंगा। क्या मैं इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता हूँ? अच्छा, ये ना इनका काम जो है ना, जो इन्होंने एक्शन है, जो इनका जो काम किया वो गलत है, ऐसा ही है ना भाई। इनको चीज डिलीवर करनी थी, गलती से इनको दे दी, तो इनको चाहिए वापस करें, अब वो वापस नहीं कर रहे, तो गलत कर रहे हैं ना। एक चीज के ऊपर इनका हक नहीं है, वो चीज उनके लिए थी ही नहीं, गलती से इनको मिल गई तो इन्होंने अपना ही बना लिया उसको। तो अब ये गलती है, ये जुर्म तो नहीं है। इसको इसके खिलाफ भी मैं केस फाइल कर सकता हूं कि मुझे ताकत के जोर पे से वो चीज वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं। हर एग्रीड पार्टी जो है उसे खुद बदला लेने की बजाय, खुद एक्शन लेने की बजाय क्या करना चाहिए? हाँ, कोर्ट में जाना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। इसमें जो केस फाइल होगा वो कौन सा होगा? वो क्रिमिनल केस नहीं, वो कौन सा है? सिविल केस। चलिए, तो ये बेसिकली दो बड़ी टाइप्स हैं लॉ की, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जो है वो रॉन्ग डूइंग पे होता है और क्रिमिनल लॉ क्राइम पे होता है, क्राइम पे होता है। आइए तो इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अब हमें उसने जो इस कंसेप्ट को सिखाया है वो बेसिकली कंपैरिजन की शक्ल में सिखाया है कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है। ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और राइट साइड पे उसने डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले डेफिनेशन, सिविल लॉ क्या कह रहा है? कह रहा है सिविल लॉ में क्या होता है? डील्स विद डिस्प्यूट्स अबाउट राइट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन इंडिविजुअल और एंटिटीज। एंटिटीज मीन कंपनीज। कह रहे सिविल लॉ किस चीज से डील करता है कि पार्टीज के, इंडिविजुअल्स के एक दूसरे के राइट्स और लायबिलिटीज जो है अगर उनकी वायलेशन हो रही हो। ठीक, वायलेशन इज कॉल्ड ए टॉर्ट। टॉर्ट मतलब रॉन्ग डूइंग, नॉट ए क्राइम। देखिए रॉन्ग डूइंग का मतलब क्या है? गलती, गलत काम करना, रॉन्ग डूइंग। और क्राइम जुर्म है। गलत काम करना ना क्राइम की निस्बत कम सवेर होता है, मतलब काम गलत किया लेकिन ऐसा।
क्राइम जो क्रिमिनल क्या करता है, डिफाइन क्राइम, इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड पनिश। क्रिमिनल लॉ ये बताता है पाकिस्तान पिनल कोड, चाहे क्रिमिनल लॉ के आगे ब्रैकेट में लिख ले पाकिस्तान पिनल कोड, और सिविल लॉ के आगे लिख ले ब्रैकेट में जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट लिख ले, ये सारे सिविल लॉ है। गैस करें हम जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं, जितने भी, वो चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, चाहे आर्बिट्रेशन एक्ट हो, वो कौन से एक्ट है, सारे सिविल लॉ। और ये जो होता है भाई, हमने ये तो नहीं पढ़ा कि कोई चोरी करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी, हमने ये तो नहीं पढ़ा कोई कत्ल करेगा क्या सजा, ये क्यों नहीं पढ़ा, क्रिमिनल लॉ। गैस करें क्रिमिनल लॉ कौन पढ़ता है वाला, लॉयर्स पढ़ते हैं, शाबाश। सिविल लॉ लॉयर्स भी पढ़ते हैं, हम अकाउंटेंट्स भी पढ़ते हैं। जिस पर्सन ने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस चलाना है, उसका हिस्सा बनना है, उसको सिविल लॉ पढ़ना चाहिए। पर्पस क्या है सिविल लॉ का, टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी और इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनसेट, इसमें मेन पर्पस क्या है, कंपनसेट करना। सिविल लॉ में मकसद क्या होता है, एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना। क्रिमिनल लॉ में पर्पस क्या होता है, पनिशमेंट पहुंचाना, उसको सजा देना जिसने गलत काम किया। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है, पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। एक या फर्ज कीजिए इन भाईजान ने गलती से इनका मोबाइल उठा लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है, घर गए, इनको पता चला ये तो दूसरे पर्सन का मोबाइल है, क्या इन्हें वापस करना चाहिए? अगर ये वापस नहीं करते, केस कोर्ट में चलता है, फर्ज करें थोड़ा कहते हैं सर कल ले आऊंगा, परसों ले आऊंगा, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? क्या कोर्ट का मकसद ये होगा, असल मकसद कोर्ट का क्या होगा कि मोबाइल उसके ट्रू ओनर को वापस मिले, कि असल मकसद ये होगा कि इस भाई को सजा मिले ताकि आइंदा कोई ये काम करने की जरूरत ना करे? असल मोबाइल कंपनसेट करना। तो सिविल लॉ में असल पर्पस क्या होता है, एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना। लेकिन क्रिमिनल लॉ में मकसद क्या होता है, पनिशमेंट देना ताकि आइंदा कोई ये काम ना करे। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कोई चोरी करता है, आपको याद है हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, चोरी करना मुझे बताइए ये एक जुर्म है कि नहीं है, क्राइम है, क्राइम है ना ये, इसमें सजा मिलती है। मुझे बताइए अगर एक बंदे ने चोरी की और वो चोरी करके कहता है मैं ट्रू ओनर को सारा सामान वापस कर देता हूं, मुझे माफ कर दिया जाए, क्या उसे माफ किया जाएगा? क्यों भला नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये क्राइम है। क्राइम में कोर्ट का असल पर्पस एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना नहीं है, बल्कि फॉल्टी पार्टी को पनिश करना है ताकि आइंदा कोई ये बंदा ये काम ना करे। ये पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है, समझ रहे हैं? इसीलिए वो जो एग्रीमेंट होते हैं क्या पता, स्टिफलिंग, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वो वाइड थे। तो ये पर्पस समझ आया, कंपनसेट करना अलग पर्पस होता है और किसी को पनिश करना अलग पर्पस होता है। फिर नेक्स्ट, केस फाइल्ड बाय, केस फाइल कौन करता है? अब सिविल लॉ में याद रखें अमूमी तौर पे प्राइवेट पार्टीज होती हैं, और क्रिमिनल लॉ में अमूमी तौर पे एक पार्टी गवर्नमेंट स्टेट जरूर होती है। आप देखें क्योंकि हर क्राइम में पुलिस जरूर इन्वॉल्व होती है, ऐसा ही है, जितने भी क्राइम होते हैं उनमें पुलिस जरूर इन्वॉल्व। तो पुलिस बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि बाजुकात हालांकि एफआईआर किसी प्राइवेट पार्टी ने दर्ज करवाई होगी, लेकिन दूसरी पार्टी जो ताकतवर होती है ना, बाजुकात फोर्सफुली उसको दबा के तो हो सकता है बिठा दे कि भैया आप अपना केस वापस ले लो। आपके 4 बच्चे हैं, एक को किसी ने मर्डर कर दिया खुदा ना खास्ता, और फिर धमकी दे रहा है कि बाकियों की जिंदगी भी अजीज है तो केस वापस ले लो, तो वो बंदा हो सकता है डर के केस वापस ले ले। क्या इस प्रैक्टिस को गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए? नहीं कर। इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जो क्रिमिनल केसेस होंगे उनमें जो केस फाइल होगा ना, मुद्दई बेसिकली होगा, उसके साथ गवर्नमेंट भी उसके एक इन्वॉल्व होगी। लेकिन सिविल लॉ में केस कौन फाइल करता है? प्राइवेट पार्टीज, बायर और सेलर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या उसमें गवर्नमेंट आके पार्टी बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो इतना सवेर केस नहीं है कंपैरेटिवली। तो केस फाइल्ड बाय क्लेमेंट। क्लेमेंट किसको बोलते हैं? पर्सन हु सीक्स कंपनसेशन, यानी जो कंपनसेशन लेना चाहता है,
जो केस फाइल करता है, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीड पार्टी को क्या बोला जाए? क्लेमेंट। क्लेमेंट कौन है? जो कि कंप्लेन फाइल करता है, शिकायत दर्ज करता है। और डिफेंडेंट कौन है? जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया, अलेज्ड रॉन्ग। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। सिविल लॉ में केस फाइल करने वाले को क्या कहते हैं? क्लेमेंट। और जिसके खिलाफ केस फाइल किया जाता है, डिफेंडेंट। और क्रिमिनल लॉ में केस कौन फाइल करता है? स्टेट। और जिसके खिलाफ केस फाइल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्यूज्ड। ठीक है, इसके साथ ही ना ये पार्टीज, केस फाइल्ड बाय के साथ ही पार्टीज को भी मिला के आपको पढ़ा रहा हूं। सिविल लॉ में भी नॉर्मली दो पार्टीज होती हैं, एक वो जिसने जुल्म किया, दूसरा वो जिस पे जुल्म हुआ। क्रिमिनल लॉ में भी ऐसे ही होता है, एक वो जिसने जुल्म किया और दूसरा वो जिस पे जुल्म हुआ। सिविल लॉ में इन पार्टीज के नाम कुछ और हैं, क्रिमिनल लॉ में इन पार्टीज को कुछ और टाइटल दिया जाता है। सिविल लॉ में जो फर्स्ट पार्टी होती है, यानी जिसने कोई कंप्लेन फाइल की है, उसे बोलते हैं हम क्लेमेंट या प्लेंटिफ। और जिस पार्टी के खिलाफ केस फाइल किया गया होता है उसे क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। जैसे फर्ज कीजिए मैंने उनको एक लगाई, हाँ, ये गुस्से में आ गए, कहने लगे सर आपको पता नहीं मैं अपने कानूनी हकूक से बखूबी वाकिफ हूँ, आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा। ये कोर्ट चले जाते हैं, केस फाइल करते हैं। बताइए ये जो केस है, फर्ज करे अगर ये सिविल लॉ का केस है, फर्ज करे तो इन्होंने केस फाइल किया मेरे खिलाफ, इनको लीगल लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? क्लेमेंट या प्लेंटिफ। और मुझे क्या बोला जाएगा? डिफेंडेंट। डन जी। अच्छा, अगर क्रिमिनल लॉ का केस हो, जैसे फर्ज कीजिए बाहर निकल के हम बाइक पे जा रहे थे, मेरा इनके साथ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, मुझे गुस्सा आ गया ज्यादा, मैं बाइक से नीचे उतरा, उनको मैंने और लगाई, अच्छी खासी लहू लहान हो गए। अब इन्होंने मेरे खिलाफ केस फाइल किया। अब बताइए ये सिविल केस होगा या कि क्रिमिनल केस होगा? अब इन्होंने मेरे खिलाफ अगर केस फाइल किया है तो ये फर्स्ट पार्टी ये हो गई, सेकंड पार्टी ये। ठीक है, जो अदालत में जाके पहले केस फाइल करवाए उसे फर्स्ट पार्टी बोल। फर्स्ट पार्टी को क्रिमिनल केस में क्या नाम दिया जाता है? कंप्लेनेंट। ये नाम में देखे फर्क है, ये क्लेमेंट है, क्लेम कर रहा है, ये कंप्लेन कर रहा है, ये क्लेम करता है, ये कंप्लेन करता है, कंप्लेनेंट। और जो दूसरी पार्टी है मैं, मुझे क्या बोला जाएगा? एक्यूज्ड। इसलिए ताकि केस की नेचर पहचानने में आसानी हो। भाई फर्क समझ आ रहा है आपको? तो ये फर्स्ट पार्टी कौन सी है? ये एक सिविल लॉ में डिफरेंट है और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंट। बात समझ आ रही है? ये टर्म्स याद करनी है। अच्छा मुझे बताइए, एक केस है, केस के नॉर्मली जब आप लीगल केसेस देखते हैं ना तो उनको इस तरीके से रेफर किया जाता है, फर्स्ट पार्टी वर्सेस सेकंड पार्टी। इसको कैसे रेफर किया जाता है? फर्स्ट पार्टी वर्सेस। अगर आपने कुछ मूवीज वगैरह देखी हैं कोई लीगल केसेस के ऊपर बनती है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका नाम इस तरीके से होता है केस का। ठीक है, कि दिस पार्टी वर्सेस दिस पार्टी। क्रिमिनल केस होगा तो दिस पार्टी वर्सेस स्टेट। ठीक है, तो एक केस के ऊपर लिखा हुआ है तनवीर वर्सेस खत्री, ये लिखा हुआ है। खत्री मतलब नाम होगा उसका, तनवीर वर्सेस खत्री है। तो इसमें मुझे बताइए अगर ये सिविल केस है, सिविल केस, सिविल लॉ है, तो तनवीर को क्या बोलेंगे? क्लेमेंट। और खत्री को क्या बोलेंगे? डिफेंड। और अगर ये क्रिमिनल लॉ है, तनवीर क्या होगा? क्लेम, कंप्लेनेंट। और खत्री क्या होगा? पहले कोर्ट पे कौन गया? किसने अर्जी लगाई? किसने जाके शोर मचाया? तनवीर ने। अब खत्री ने उसका जवाब देना। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा आप मुझे बताइए, आपने कभी ये सुना कि शक की बुनियाद पे बरी कर दिया गया, शक मुलजिम को शक की बुनियाद पे रहा कर दिया गया? हमारी अदालतों का एक असूल है, एग्री करें आप या ना एग्री करें वो एक अलग बात है। असूल ये है कि आप लगभग उसको मिसाल के जरिए समझा रहा हूं कि आप 10 गुनाहगारों को छोड़ दें, एक बेगुनाह को सजा ना दें। इसीलिए
बाज़ औक़ात हमें पता चल रहा होता है कि भैया 2 लोग कमरे में मौजूद थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक बंदा जिंदा हालत में बाहर आया, दूसरा बंदे की डेथ हुई थी। हालांकि दोनों ठीक ठाक अंदर बैठे मौजूद थे। एक ट्रेन थी चल रही थी, केस का दे रहा हूँ, ट्रेन के डब्बे में 2 लोग बैठे थे, दोनों बिल्कुल ठीक बैठे। तो थोड़ी देर बाद एक बाहर निकला, वो ठीक था, दूसरा जो है उसकी डेथ हुई थी। अब कॉमन सेंस हमारी ये कहती है कि भाई ये कार्रवाई जो इसने की है, इसको कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं हुआ, इसको कोई और मसला नहीं हुआ, मेडिकली बिल्कुल ठीक था, ठीक है, इसका मर्डर दूसरे बंदे ने किया है। जो क्या है, कॉमन सेंस यही कहती है ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन किसी ने देखा नहीं उसको, वहां से कोई आला कत्ल बरामद नहीं हुआ, किसी ने वारदात होते देखा भी नहीं, तो मुझे बताइए क्या अदालत को इससे सजा दे देनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन लेना चाह रहा हूं मैं, आपका क्या ख्याल है? अदालत को सजा देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। हम विदाउट एविडेंस नहीं, शाबाश, यही चीज। और एविडेंस भी कैसा होना चाहिए? 50-50 नहीं, 60-40 भी नहीं, हाँ जी, बहुत हाई एविडेंस होना चाहिए। इसको नाम दिया जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्या? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एविडेंस कैसा होना चाहिए क्रिमिनल केस में? कैसा होना चाहिए? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। समझे? मोर देन 90% साबित हो जाए कि ये जुर्म इसी ने किया, तो फिर फैसला दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, मुजरिम तो कम से कम अपने आप को कहेगा ही कि मैंने जुर्म नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन सिविल लॉ में अगर केस करना हो तो फिर क्या होगा? उसमें डिसीजन फैसला करना हो तो क्या वो होगा? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब, अगर एक पर्सन के, अगर फर्ज कीजिए एक प्रॉपर्टी है, दो वालिद साहब की डेथ के बाद 2 भाई जो हैं वो दोनों क्लेम कर रहे हैं। एक कह रहा है वालिद साहब ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, दूसरा कह रहा है मेरे नाम पे। दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स है। मजे की बात सुने, एक के पास डॉक्यूमेंट जो है वो है, समझे कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है, दूसरे के पास फोटोकॉपी है, ठीक है। तो दोनों क्लेम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वालिद साहब के नाम पे यह प्रॉपर्टी, भाई केस समझ रहे हैं? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई इनमें से एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन दोनों के पास एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट ओरिजिनल है, एक फोटोकॉपी है। अब बताइए ज्यादा चांस किसका है कि कौन ट्रू ओनर हो सकता है? जिसके पास ओरिजिनल है। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का रूल ये है कि अगर आपके पास 2 लोग क्लेम लेके आए, पार्टी ए का 51% चांस है कि वो ठीक है, पार्टी बी का 49% चांस है कि वो ठीक है, तो फैसला किसके हक में होगा? 51। यानी सिविल केस में अगर आपके क्लेम का एविडेंस आपके पास 50% से ज्यादा हो जाता है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है, एक तरफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा दूसरी तरफ कम, तो चाहे 51 और 49 भी हो ना, तो 51 के हक में फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल लॉ में जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ना एविडेंस हो, यानी मोर देन 90% से ज्यादा एविडेंस ना हो, फैसला नहीं दिया जाएगा। भाई बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? इसीलिए समटाइम ऐसा होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं, चलें गपशप, तो आपको मतलब साथ साथ ये भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, एग्जांपल भी हमारी हो जाएगी। समटाइम वैसे तो सिविल लॉ अलग है, क्रिमिनल लॉ अलग है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक ही एक्शन पे सिविल लॉ भी अप्लाई हो जाता है, क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो जाता है। फर्ज कीजिए एक एयरलाइन है, एयरलाइन ने पायलट को भर्ती किया तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था क्या? मुझे बताए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्री होता है, इसकी अगर कोई वायलेशन करे तो आपके ख्याल में ये सिविल लॉ होगा कि क्रिमिनल लॉ होगा? सिविल लॉ होगा। बिल्कुल ठीक, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एयरलाइन ने पायलट को भर्ती किया, एग्रीमेंट ये किया कि आपने जब कभी कोई फ्लाइट उड़ानी है ना, उससे 24 घंटे पहले आपने कोई नशे वाली चीज इस्तेमाल नहीं करनी, ये रूल है। और कोई ऐसी मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं करनी जिससे नींद आती हो, ये रूल है। ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिख दिया, लिखा होता है मुमूमी तौर पे ऐसा कि पायलट ने क्या किया, जहाज उड़ाने से पहले उसने कोई चर्स, हाँ थोड़ी सी फारग बैठा था, थोड़ी सी चर्स बड़ी थी, उसने कहा निपटाता ही जाऊं ये, हाँ हाँ हाँ, आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा थी बस। जहाज उड़ाया और उससे
लगा ऐसे कि मैं ऊपर जा रहा हूं, हालांकि वो नीचे जा रहा था। तो वो सोच रहा है ये बादलों में पहाड़ आज कहां से आ गए, ये आखिरी सोच थी। उसके बाद क्या हुआ उससे नहीं पता, लेकिन इत्तेफाक की बात, जब जहाज क्रैश हुआ 10-12 पैसेंजर जो थे उनकी डेथ हो गई, वो बच गया। अच्छा मुझे बताइए, पहली चीज क्या उसके खिलाफ सिविल केस होगा, क्रिमिनल केस होगा, या दोनों? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी है भाई। क्रिमिनल नेग्लिजेंस कैसे है? उसकी वजह से इंसानों की जिंदगी गई, क्रिमिनल केस तो होगा, लेकिन सिविल केस भी होगा। सिविल केस क्या होगा? हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके टेस्ट वगैरह हुए, तो फर्ज कीजिए क्योंकि मैं केस को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, 80% एविडेंस मिल गया, 80% चांस एविडेंस मिल गया कि इसने कोई ना कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की है जिसमें नशा था। लेकिन है ये 80%, 20% नहीं है, थोड़ा सा शक की गुंजाइश है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे क्रिमिनल केस में क्लीन चिट मिल जाए? क्योंकि एविडेंस था जरूर, और ज्यादा चांस भी यही था, उस एविडेंस की बेस पे यह चीज 80% तक साबित हो रही थी कि उसने नशा किया है, लेकिन 20% फिर भी चांस था। वो कह रहा था सर इसमें नशा नहीं है, ये मैं सर दर्द हो रहा था कि मेडिसिन मैंने इस्तेमाल की थी, उसमें कुछ इस तरह का बाज़-औक़ात खांसी का सिरप जो होता है ना, उसमें इस तरह का एलिमेंट होता है जैसे इंसान थोड़ा थोड़ा नशे में आ रहा हो, कुछ ये नशा असल में नशा नहीं है। तो थोड़ा सा शक भी था, लेकिन मिकदार ज्यादा थी, तो जज कहने लगा इतनी ज्यादा जो है वो मिकदार में तो नहीं होता है सिरप। उन्होंने कहा नहीं मुझे मरसा मेरा बीमारी ज्यादा थी, रेयर बीमारियां मुझे, इस वजह से मैंने इस्तेमाल। डाउट क्रिएट हो गया कि नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे क्रिमिनल केस में बरी कर दिया जाए शक की बुनियाद पे? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन याद रखें सेम एविडेंस की बेस पे क्या उसे सिविल लॉ में पेनल्टी दी जा सकती है? उसकी जॉब खत्म कर दी जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, उसकी पेंशन जब्त कर ली जाए। क्यों भला? ये क्यों है कि एक ही वकूआ है, एक ही एविडेंस है, उसमें क्रिमिनल लॉ है तो उसके लिए ज्यादा एविडेंस चाहिए, उसे कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वो उस लेवल पे नहीं था, 90% लेवल पे नहीं था, तो इसलिए उसको वहां से बरी कर दिया गया शक की बुनियाद पे। लेकिन सिविल लॉ में कितना एविडेंस चाहिए? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा हो, 50% ज्यादा प्रोबेबल हो जाए तो फिर आप समझ लें कि आपका फैसला हो गया। अब उसके पास 80% था, तो इसका मतलब यह हुआ समटाइम ऐसा होता है कि कोई केस क्रिमिनल लॉ के मुताबिक उसमें सजा नहीं मिलती और सिविल लॉ में उसको सजा मिल जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जो आपको एविडेंस चाहिए वो ज्यादा है सिविल लॉ की निस्बत। क्रिमिनल लॉ में कौन सा एविडेंस चाहिए? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। और सिविल लॉ में कौन सा चाहिए? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला, यानी जो हाईली प्रोबेबल हो जाएगा 51% उसके मुताबिक। भाई फर्क समझ आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट, रेमेडी या पनिशमेंट। सिविल लॉ में रेमेडी या पनिशमेंट क्या होती है? या तो होगी फाइनेंशियल कंपनसेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि किसी को बाय एग्रीमेंट फोर्स किया जाए कि आपने जो काम कहा है करेंगे तो वो काम करें, या जिस काम से आपने कहा था कि मैं नहीं करूंगा उसे। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि ऑफर टू डू और ऑफर नॉट टू डू समथिंग होता है, ठीक है? ऑफर टू डू और ऑफर नॉट टू डू समथिंग का ये पढ़ा ना हमने। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो और किसी ने तय किया, एग्री किया था कि मैं ये काम करूंगा, तो वो काम नहीं करता, कोर्ट क्या करेगी? या तो उसे कहेगी भाई वो काम करो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या कहेगी जुर्माना अदा करो, डैमेजेस, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन। और अगर उसने कहा था मैं कोई काम नहीं करूंगा तो इंजंक्शन बोलते हैं इसको। तो कोर्ट या तो कहेंगे भैया इंजंक्शन, या क्या कहेंगे? जैसे फर्ज कीजिए लीग चल रही है, एक लाहौर की टीम है, एक फॉर एग्जांपल क्वेटा की टीम है। अब एक टीम प्लेयर है, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ क्या, अगले 5 साल तक आपने लाहौर के साथ खेलना है। 2 साल के बाद उसने क्वेटा को ज्वाइन कर लिया। जो लाहौर का मैनेजर है वो अगर लीगल केस करता है, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी? सूट क्या क्या
क्या कोर्ट ये ऑर्डर कोर्ट उसको ऑप्शन देगी, भैया या तो ऐसा है कि तुम आ जाओ लाहौर वाली टीम में, या फिर क्या करो, या अगर आपने एग्रीमेंट को तोड़ा तो फिर डैमेजेस पे करो। ठीक है, इसमें अगर कोर्ट ऑर्डर एग्रीमेंट में ये पाया हो कुछ करने का, एग्रीमेंट टू डू समथिंग, तो फिर ऑर्डर होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। और अगर ना टू डू का हो तो, जैसे फर्ज कीजिए हमने एक क्रिकेट प्लेयर से कहा भैया आपने हमारी टीम के साथ खेलना है अगला मैच, उसने कहा ठीक है आपकी टीम के साथ खेलूंगा, दूसरी टीम के साथ नहीं खेलूंगा। अगले मैच में वो किसी भी टीम के साथ नहीं खेल रहा, हमारी टीम के साथ भी नहीं, कह रहा नहीं सर आज मेरा सोने को दिल कर रहा है। अब अगर कोर्ट में केस चलेगा तो बताइए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का होगा या इंजंक्शन का होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या आओ हमारे साथ खेलो, एग्री किया था तुमने, खेलोगे तो खेलो। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट की उसने ये किया था कि हमारे साथ खेलेगा, वो कह रहा है सर ठीक है आपके साथ भी खेलूंगा, लेकिन दूसरी टीम का अगर कोई और मैच हुआ ना किसी थर्ड टीम के साथ, मैं उसके साथ भी खेलूंगा। हम एक्सक्लूसिव राइट्स चाह रहे थे, वो कह रहा है अच्छा आपके साथ तो खेलूंगा ही खेलूंगा, लेकिन जिस दिनों में आपका मैच नहीं है मैं दूसरी टीम के साथ खेलूंगा। हम कहते हैं नहीं नहीं प्लेयर थक जाएगा तो फिर अगले दिन हमारा मैच कैसे खेलेगा, आपने सिर्फ हमारी टीम के साथ खेलना है, नेचर समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है, अगर वो दूसरी टीम के साथ खेलना चाह रहा है, हम कोर्ट में चले गए, अब हम क्या ऑर्डर करेंगे, कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, इंजंक्शन का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन समझ रहे हैं। तो ये इंजंक्शन के साथ लिख ले अंडरलाइन करके स्टे ऑर्डर, इसको स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं। अगर किसी जगह पे फर्ज कीजिए गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है, कोई आगे किसी का घर आ गया, गवर्नमेंट घर गिराना चाहती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो कोर्ट चला जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कौन सा ऑर्डर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर इशू करेगी, कोई काम करने का ऑर्डर इशू करेगी, या कोई काम ना करने का, ना करने, गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू किया जाएगा खबरदार ये कर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। बहरहाल ये रेमेडी। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या रेमेडी होती है, इंप्रिजनमेंट, फाइन या डेथ पेनल्टी। सिविल लॉ में क्या रेमेडी होती है या सजा होती है, कंपनसेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको रटा लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके आगे एप्लीकेशन नहीं पूछेगा। मेन कंसेप्ट क्या याद रखना है आपने, फाइनेंशियल कंपनसेशन। सिविल लॉ में पनिशमेंट क्या होगी, सिविल लॉ में पनिशमेंट क्या होगी, फाइनेंशियल कंपनसेशन, और क्रिमिनल लॉ में इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ। चलिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी। कंपनी लॉ, मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ का मतलब क्या है, बिजनेस लॉस, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फैमिली लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, कॉपीराइट लॉस, एम्प्लॉयमेंट लॉस, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सारे लॉस कौन से हैं। और क्रिमिनल लॉ कौन कौन सा है, पाकिस्तान पेनल कोड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग में सजा मिलती है, कैद होती है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में भी इम्प्रिजनमेंट है। भाई कुछ समझ आया आपको? हाँ जी। और ये मैंने आपको डुअल वायलेशन की एग्जांपल भी बता दी एयरलाइन वाली। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही एक्ट में सिविल लॉ भी अप्लाई होता है और क्रिमिनल लॉ भी। चलिए ये था हमारा 2 ब्रांचेस। तो जरा सम अप करते हैं डिस्कशन को। मुझे बताइए लॉ क्या है। लॉ है स्टेट की तरफ से रेगुलेशंस जो कि उसके सिटीजन और बिजनेस एंटिटीज पे अप्लाई होती हैं, जो उनके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए इशू की जाती है। एक्शन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि कुछ डिजायरेबल एक्ट उनसे करवाए जाए और अनडिजायरेबल एक्ट से उन्हें रोका जाए, ये मकसद होता है। लॉ की मेजर टाइप्स कितनी है, 2। कौन कौन सी, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। एग्जाम में अगर दोनों में डिफरेंस पूछे 5-6 नंबर के साथ तो बता देंगे पॉइंट सारे। आपको 5 दिए जा रहे हैं, तसल्ली से इसको रीड कर लीजिए इस सब को। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, एक एक लफ्ज इसका आपको क्लियर होना चाहिए। एक लफ्ज भी ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा तो आपने मुझसे पूछ लेना। डन जी। चलिए रीड कीजिए, पास कीजिएगा जी। उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले।
सिविल लॉ में नॉर्मली कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। हाँ, अगर कंपनी लॉ में हमने पढ़ा था सीईओ को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो अगर वो डिविडेंड टाइम पे ना करे, ठीक है। अमूमी तौर पे नहीं होती, एक्सट्रीम केसेस में हो सकती है, रेयर केसेस में, अमूमी तौर पे नहीं होती। जी, डिफेमेशन का मतलब है वो आपने सुना होगा हद के इज्जत का दावा, कि भैया मेरे खिलाफ कोई ऐसी बात कर लिया जिससे मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, माफी मांगे वरना आपके खिलाफ 50 करोड़ हद के इज्जत का दावा कर दिया। तो जो हद के इज्जत का दावा होता है ये सिविल लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट में लिखा हुआ है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ डिफरेंट सोर्सेज क्या है। इसमें दो कंसेप्ट है। नंबर 1, पाकिस्तान में जितने भी कानून बनाए जाएंगे किस बुक को सामने रखते हुए, किन असूलों को सामने रखते हुए कानून बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं उनकी बुनियाद क्या है, बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम, एक कंसेप्ट ये है। तो पाकिस्तान में जो बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी आईने पाकिस्तान और इस्लामिक लॉज यानी शरिया। कहना क्या चाह रहा है, पाकिस्तान में आज के दिन में जितने भी कवानीन बनेंगे, जितने भी कवानीन बनेंगे वो सारे कवानीन इन दो असूलों के ताबे होंगे। कौन से वाले दो असूल या कौन से वाले दो, समझ लीजिए कि सेट ऑफ रूल्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरा इस्लामिक लॉज। यानी जो कानून बने, कोई भी पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहना चाह रहा है, कोई भी पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं बनेगा जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो या शरिया लॉ के खिलाफ, इस्लाम के असूलों के खिलाफ हो। यह है बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम का मतलब। बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम का मतलब क्या है, पाकिस्तान में जितने भी कवानीन बनाए जाएंगे तो किस चीज को सामने रखे, किस हदूद के अंदर रहते हुए वो कानून बनाए जाएंगे, एक आईने पाकिस्तान और इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ। ठीक है, ये तो हो गया बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम बस। फिर इसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान में कितनी किस्म के कानून हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब पाकिस्तान में कितनी किस्म के कानून हैं। बेसिस का मतलब बुनियाद क्या है सारे कवानीन की। बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है, सारे कवानीन की बुनियाद। तो क्या बुनियाद है, वह बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, शरिया लॉ। और पाकिस्तान में जो कवानीन बने हुए हैं वो कितनी किस्म के हैं, वो 4 किस्म के हैं। एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप है कानून की, लॉ की, वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है वो लॉज जो कि पार्लियामेंट क्रिएट करती है या पार्लियामेंट जिसको ऑथोराइज कर दे वो क्रिएट करता है, उसे कहते हैं लेजिस्लेशन। इसके ऊपर पार्लियामेंट की मोहर लगती है। ठीक है, और यही वो लॉ है जो सबसे कॉमन है और यही वो लॉ है जिसको बनाने का प्रोसेस हमने स्टडी करना है नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये क्या है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, वो कानून पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसको बोलते हैं भला, सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट क्या है, नेशनल असेंबली क्या है, शायद आप थोड़ा थोड़ा वाकिफ होंगे, हल्का, लेकिन वो डिटेल में डिस्कशन होगी इसके ऊपर। ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेनेट या पार्लियामेंट कहते हैं सर ये कानून जो है ना ये बड़ा टेक्निकल नेचर का है, कंपनी लॉ बनाना है हमने, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2019 बनाना है, तो हम तो सेनेटर्स हैं, हम तो एमएनएज हैं, हमने तो कभी कंपनी को चलाया ही नहीं, तो ये थोड़ा टेक्निकल मैटर है। इसके लिए जो एससीसीपी इदारा है ना, इसको कह देते हैं कि ये कंपनीज एक्ट बनाए, हम बाद में उसको चेक करके तो अप्रूव करेंगे। तो इसमें बाज़ औक़ात पार्लियामेंट, अगर टेक्निकल नेचर का मैटर हो तो पार्लियामेंट क्या करती है, अपनी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर देती है किसी दूसरे इदारे को। लेकिन कब डेलीगेट, हर एक डेलीगेट नहीं, कोई भी पर्सन अपनी पावर किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करता। तो पार्लियामेंट भी पसंद नहीं कर रही कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू नेशनल असेंबली एंड सेनेट, कि वो अपनी लॉ मेकिंग पावर एससीसीपी को दे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे, आईकैप को दे, पसंद नहीं करते। लेकिन जब टेक्निकल नेचर के मैटर्स हो जाएं,
फिर पसंद करते हैं। आपकी एजुकेशन स्कीम इम्प्रूव होनी थी उनकी तरफ, लेकिन उस एजुकेशन स्कीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, पेपर कब कब होंगे, सिस्टम क्या होगा, आगे हाल में क्या ये वो एमएनए सेनेटर्स वगैरह ने डिसाइड किया होगा इतनी डिटेल लेवल पे? उनको तो पता भी नहीं होगा शायद सीए में पेपर कितने होते हैं अक्सर को। ठीक है, तो वो फिर ये सारे फैसले डेलीगेट कर दिए गए, किसको कर दिए गए? आई कैप को। वो टेक्निकल बॉडी है, एक्सपर्टीज लोग है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बेहतर तरीके से इसकी लेजिस्लेशन कर सकें। लेकिन याद रखें इवन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी, इवन जब पावर डेलीगेट की तब भी फाइनल स्टैंप किसकी लगती है? पार्लियामेंट की। तो समझ आया? लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कितनी तरह की है? 3 तरह की लेजिस्लेशन कहते हैं उस कानून को जो पार्लियामेंट ने पास किया हो। लेजिस्लेशन 3 तरह की। एक्ट, एक्ट वो है जो बाकायदा जिसे नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों ने पास किया हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई कानून फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करना होता है और नेशनल असेंबली और सेनेट में डिबेट ज़्यादा होती है, उसमें डिले हो जाता है। तो प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर दी गई है कि चंद दिनों के लिए वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर अकेला ही साइन कर देगा तो कोई कानून, उसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस लिमिटेड टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी लॉ होता है। परमानेंट लॉ कौन सा होगा? वही जो कि एक्ट होगा। एक्ट से मुराद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट से मुराद क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको बता दिया, ये कौन से वाला लॉ है जो पार्लियामेंट ने ना बताया हो, डेलीगेटेड बॉडी ने बताया हो, लेकिन पार्लियामेंट की इजाजत से। तो बताइए पाकिस्तान में बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? 2 कौन कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक लॉ। सोर्स ऑफ लॉ 4 है, उनमें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? पार्लियामेंट बनाए। अब इसकी 3 फर्दर टाइप्स हैं, एक्ट, ऑर्डिनेंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक्ट कौन से वाला लॉ है? जो बकायदा पार्लियामेंट ने खुद पास किया है, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों ने मिलकर। और ऑर्डिनेंस कौन से वाला लॉ है? जो सिर्फ प्रेसिडेंट ने साइन करके पास किया, ये टेम्परेरी होता है। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन सा है? जो कि डेलीगेट, जो कोई ऑथोराइज्ड बॉडी लॉ पास करती है, मतलब वो बनाती है उस लॉ को, बाद में पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है। ये 3 तरह के लॉ समझ आ गए, एक्ट, ऑर्डिनेंस और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओके, समझ। फिर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे लीगल सिस्टम में ऐसा कानून है जिसकी वजह से केस, उनका फैसला चुटकियों में हो जाता है। कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट यह है, दुनिया में कोई भी जुर्म ना पहली दफा हुआ है और ना ही आखिरी दफा। इससे पहले भी जुर्म होते आए हैं, इसके बाद भी होते रहेंगे। तो सवाल यह है कि अगर एक केस ऐसा है जिसमें 2 लोग एक ट्रेन के डब्बे में बैठे थे, दोनों जिंदा थे, थोड़ी देर बाद एक उठ के नीचे उतर गया और दूसरा उसमें मरा हुआ पाया गया, ऐसी सिचुएशन में क्या जो बंदा उठ के गया है उसे कातिल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये सवाल है। जब कभी भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सामने आया होगा, इसके ऊपर दोनों तरफ के वकीलों ने खूब बहस की होगी, ऐसा ही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ी होगी। क्लियर? फिर उसके बाद जज ने खूब गौर व फिक्र करके फैसला दिया होगा। डन? ऐसा ही। अब मुझे बताइए, फर्ज कीजिए इसमें कोई लग गए 3 साढ़े 3 साल, फिर फैसला आया, अगली दफा 10-12 साल के बाद दोबारा ऐसा ही केस सामने आया, 2 लोग बैठे थे और उसके बाद एक उठ के गया और दूसरा मरा हुआ पाया गया। क्योंकि आपको दुनिया में कोई भी वाकया ना पहली दफा होता है ना हमारे साथ पहली दफा होता है, दुनिया में पहली दफा नहीं होता। तो इसलिए अगर हमारे साथ कोई वाकया हो जाए तो एक तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्यों भला, ना पहली दफा हुआ दुनिया में, और फिर कोशिश करना चाहिए जिन लोगों के साथ पहले ये वक़ूआ हो गया है उन्होंने कैसे इसको डील किया, उन्होंने कैसे उसको डील किया। बजाय परेशान होने के, घर में बैठने के, कुंडी लगाने के, क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, क्या कि ये मसला पहली दफा थोड़ी हुआ है, तो हमसे पहले अगर कि जिन लोगों के साथ उन्होंने उसको कैसे डील किया उस तरीके से। अब मुझे ये बताइए, जज के साथ सामने केस आया, क्या जज दोबारा से तारीख पे तारीख, आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट वो सारी से रिपीट करे? कि वो कहे भाई ओहो ये तो वैसा ही केस है जैसा पहले था, ये तो नहीं, ओए होए नहीं जज्बात में नहीं, हैरान हो रहा है, ये तो वही केस था जैसा 10 साल पहले आया था,
तो पहली ही पेशी पे फैसला कर देगा, क्या? वही फैसला जो 10 साल पहले हुआ था, क्योंकि केस वही है जो 10 साल पहले आया था, मतलब वो उसी तरह का है, वही नहीं है, उसी तरह का है, तो फैसला भी उसी तरह का होगा। किस तरह का? जो दूसरा पहले हुआ था। बताइए ये असूल आप बताएं, आपको गुड लगता है कि बैड लगता है? गुड लगता है। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अक्सर वकील इसका इस्तेमाल बड़ी होशियारी के साथ करते हैं। वो एक वकील ये रियलाइज कराता है, जज साहब ये तो वैसा ही केस है जैसा पहले आया था, वो वाला, वो याद है आपको? वो कहता है जज, हाँ, कहता है सर सुनाए फैसला। दूसरी तरफ वाला वकील फिर कोशिश करता है क्या, कि जज को ये रियलाइज करवाने की कोशिश करे, नहीं नहीं वो और केस था, ये और केस था। ठीक है, वो जो भी उनका तरीका कर, इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रीवियस केस के फैक्ट्स, सिमिलर फैक्ट्स की बेस पे करंट केस का फैसला करना। तो ये भी एक तरह से कानून बन जाता है, लेकिन इसका असूल है प्रेसिडेंट का क्या, सीनियर कोर्ट का फैसला जूनियर कोर्ट पे तो बाइंडिंग है, लेकिन जूनियर कोर्ट का फैसला सीनियर कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या बना, ये प्रेसिडेंट एक कानून ही समझे इसको, कि जूनियर कोर्ट्स ने अपने फैसलों में जो सीनियर कोर्ट से किए गए फैसले हैं उनको सामने रख के उसके मुताबिक फैसले करने हैं। ये प्रेसिडेंट समझ आया? तो जूनियर कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट भी एक तरह का लॉ ही है, प्रेसिडेंट भी एक तरह का लॉ। जैसे हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात, वाले साहब आपने जो कह दिया हमारे लिए हुक्म का दर्जा, हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो जूनियर कोर्ट सीनियर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट को क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट को। लोअर कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट आपने जो फैसला कर दिया हमारे लिए वही कानून बन गया, जो आपके मुंह से निकला वही हमारे लिए कानून बन गया। यह है प्रेसिडेंट। डन जी। दो सोर्सेज हो गए, पहला कौन सा? लेजिस्लेशन। दूसरा कौन सा? प्रेसिडेंट। तीसरा कौन सा? कस्टम। कस्टम का मतलब है बाज़ औक़ात लोगों की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनको भी कानून का दर्जा दे दिया जाता है। बाज़ औक़ात ट्रेडिशंस इतनी स्ट्रांग होती है उनको भी कानून का दर्जा दे दिया। जैसे उसने जो एग्जांपल दिया वो शरिया लॉ की एग्जांपल दी है, वो थोड़ी जेनेरिक नेचर की एग्जांपल है। हम थोड़ी डिफरेंट और जो स्पेसिफिक एग्जांपल है उसको सामने रखते हैं। पंचायत सिस्टम जो है हमारे यहाँ, क्या हमारी ट्रेडिशन का एक हिस्सा है? खास तौर पे जो कबायली इलाका जात होते हैं उसमें बिल्कुल हिस्सा। क्या इसके कोई फायदे हैं? बिल्कुल इसके फायदे भी होते हैं। अब वो जाहिर है डिपेंड करता है कि जो फैसला करने वाले लोग कौन है। अमूमी तौर पे वो लोग अच्छे होते हैं, लेकिन हम तो जब भी पंचायत सुनते हैं कोई ना कोई आगे गलत ही बकुआ बताया होता है। वो इसलिए कि पंचायत सिस्टम के साथ वही सलूक किया जाता है जो अंपायर के साथ किया जाता है। क्रिकेट अंपायर आज सीरीज चल रही है ना भाई, क्रिकेट अंपायर के साथ क्या किया जाता है? वो 100 सही फैसले देगा ना, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। एक गलत फैसला दे देगा ना, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। भाई ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो विकेट कीपर के साथ भी मिलता जुलता ऐसे, वो 10 कैच पकड़ लेगा ना, उसको शाबाश नहीं मिलनी, एक छोड़ेगा मैच, हाँ ये बिक गया है। तो सिर्फ पंचायत सिस्टम के जो 100 सही फैसले होते हैं ना वो हमारे सामने नहीं आते, जो एक गलत होता है वही सामने। हालांकि आपको शायद हैरानगी हो, इस सिस्टम को इवन हमारा कोर्ट सिस्टम भी प्रोटेक्ट करता है। कानूनी आर्बिट्रेशन एग्री पढ़ा नहीं है? तो पंचायत सिस्टम है, मुझे ये बताइए, हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है। अब पंचायत में जो लोगों ने फैसला कर दिया वो कानून नहीं है, लेकिन क्या चूंकि ये अब हमारी ट्रेडिशन का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुका है कि लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, इसको पर अमल भी करते हैं, इसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल हल भी होते हैं। तो मुझे बताइए क्या इसको भी कानून तस्वुर नहीं कर लेना चाहिए? यानी जो फैसले पंचायत में हो, अगर जो भी क्राइटेरिया रखा गया उसको फुलफिल करते हो, तो क्या इनको भी लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि नहीं? इसी वजह से कोर्ट सिस्टम ने आर्बिट्रेशन एक्ट निकाला है। तो एक कस्टम का मतलब क्या है? रीतो रिवाज। अगर रीतो रिवाज किसी जगह के इतने स्ट्रांग हो जाएं, इतने स्ट्रांग, तो उसको क्या होता है? कानून। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल और समझाए, अब रमजान भी आने वाला है भाई, वैसे तो पूरी दुनिया में जिसका जो दिल करता है जब दिल करता है वो खाए, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में रमजान के दिनों में दोपहर के वक्त खाना खाना भी जुर्म है।
क्यों? हालांकि ये तो हमारी कस्टम है जो कि रिलीजियस पे बेस कर रही है। ये कस्टम इतनी स्ट्रांग है, इतनी वाइडली एक्सेप्टेड है कि इसको भी कानून का दर्जा दे दिया गया। हालांकि रोजा रखना ये तो एक इस्लाम का रुकन है ना ये, लेकिन इसको फिर हमने कानून का दर्जा दे दिया। किस वजह से? क्योंकि ये लोगों का, हाँ जी बिल्कुल, लोगों का एक वाइडली एक्सेप्टेड फॉलोड प्रैक्टिस ट्रेडिशन बन चुकी है, इस वजह से। तो जिस चीज को किसी जगह के लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर का हिस्सा बन जाती है कस्टम, क्या वो भी कानून का दर्जा हो जाता है उसका? यस। और एंड में एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एक खास बात है, एग्रीमेंट भी लॉ है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई, ये ऐसा लॉ है जो सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होगा जिन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हैं? एग्रीमेंट भी लॉ ही है। एग्रीमेंट में जो तय पाया वो मानना ही मानना है, नहीं मानेंगे सजा मिलेगी। एग्रीमेंट भी लॉ ही है, लेकिन ये एग्रीमेंट, ये लॉ बाकी के लॉ से डिफरेंट है। वो कैसे? एग्रीमेंट सिर्फ वो ऐसा लॉ जो सिर्फ उन पार्टीज पे अप्लाई होगा जिन्होंने साइन किया, जिन्होंने साइन नहीं किया उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। डन जी? समझ आती है कुछ? तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? आज के लेक्चर में हमने एक ये स्टडी किया कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क क्या है, और फिर स्टडी किया बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। 2 बेसिस 4 सोर्सेज, 2 बेसिस। डन जी? अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं और लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। 3 चीजें। हाँ, वो ऑनलाइन लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे, फिर छोटा सा डेलीगेटेड लेक्चर, वो 10 मिनट का काम है, वो उसके साथ ही होगा। आज इंशाल्लाह आपको शेयर कर देंगे और बताएं। तो अच्छा, अब एग्रीड हमारा ये हुआ कि आज हमारा आखिरी लेक्चर है, बाकी जो 2 या 3 लेक्चर हैं उनकी आपको वीडियो इंशाल्लाह आज ही शेयर कर दी जाएगी, और फिर इसके बाद आपने अपनी रिवीजन वगैरह शुरू कर दें। एक आधे दिन में आपको रिवीजन प्लान भी मैं शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा जूम मीटिंग हमारी होगी। आपके क्वेरीज जो होंगी आपने उधर पूछते रहना, हर हफ्ते होगी इंशाल्लाह, ये जब तक एग्जाम नहीं होता। माइंड मैप्स ही आपको साथ साथ अब शेयर होना शुरू हो गए, बिल्कुल सबके। डन जी? तो ये हमारी आज की फिजिकली आखिरी क्लास है। बाकी आपको जो 2-3 लेक्चर अलग से मिलेंगे। ऑनलाइन वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले भी घर बैठ के लेक्चर लेते थे, अब भी घर बैठ के। लेकिन आप लोगों ने अब कल आना है कि नहीं आना? नहीं, इस क्लास के लिए नहीं आना। बाकी कोई दूसरी क्लास अगर है, कोई लाइब्रेरी के लिए आना है तो वो आप आ सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी कोई नहीं है। आज हमारी आखिरी क्लास, इसके बाद हमारी फिजिकल क्लास लॉ की नहीं होगी। डन जी? चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।